और इस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे खंड देखिए बहुविकल्पी प्रश्न, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और इसमें से जितने भी प्रश्न होंगे सभी अच्छे होंगे और जितने क्वेश्चन हो जाएंगे इसके अलावा आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब यह है कि सारे ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन यहाँ पर किया गया है। जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सब पूरा टोटल क्वेश्चन जितने हो सकते हैं, सारे क्वेश्चन जितने बन सकते हैं सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। मतलब 20 नंबर का यह आपका वीडियो होगा। इसे आप देखते हैं, पूरे 20 नंबर के हक आप अधिकार अपना उस पर बना लेते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसमें टोटल 20 नंबर आपके पक्के होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन की शुरुआत होगा इस प्रकार से। इनमें से किस वर्ष फ्रांस की नागरिक संहिता, जैसे नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, उदय हुआ था? देखिए नेपोलियन संहिता नागरिक संहिता के नाम से जानी जाती है और ये 1804 ईस्वी में इसका सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर कौन हो गया? 1804। चलो हम लोग आगे चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को आगे बढ़ते चलेंगे। 1804। देखिए यंग इटली की सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं? देखिए अब यंग इटली के संस्थापक, देखिए इन्होंने जो संस्थापक हैं इसके दो चीज़ों का संस्थापक किए थे। यंग इटली और यंग यूरोप, ये दो सोसाइटी के इन्होंने संस्थापक किए। दो सोसाइटी के इन्होंने संस्थापक हैं। दो जगहों पर दो सोसाइटी के इन्होंने, दो समूह को इन्होंने बनाया था। और ये हैं कौन? इनका आंसर देखेंगे इसमें से गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, कावूर। तो आप ये बताएं बिस्मार्क है कौन? बिस्मार्क जर्मनी का बहुत ये चांसलर। गैरीबाल्डी गैरीबाल्डी और कावूर मेचेनी। इसमें सही उत्तर कौन है? मेचेनी। चलो अगले क्वेश्चन को देखिएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फ्रांस के गणतंत्र की घोषणा, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा जो है वह कब हुई थी? यह कि इसका आंसर सही उत्तर होगा 1848 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में देखो ये तीनों संधि जो है हमारे पास, तीनों संधि जो है आप अच्छे से पढ़िए। ये चार संधि है: पेरिस की संधि, वर्साई की संधि, वियना की संधि, कुस्तुनतुनिया की संधि। हर एक युद्ध होने के बाद युद्ध में जो पराजित होता है, पराजय वाली जो पार्टी होती है, उससे जीती हुई पार्टी पर, जय हुई पार्टी पर, जय हुई पार्टी मतलब जीती हुई पार्टी की बात माननी पड़ती है, उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने पड़ते हैं। मतलब उनका जो जो बातें होगी उसमें केवल हाँ हाँ करने पड़ते हैं। उसमें आपकी पूरी मतलब बुराई भरी हो, उसमें आपकी बर्बादी भरी हो, लेकिन आपको हाँ कहने पड़ते हैं। इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से आपको ये बताने पड़ेंगे कि कौन सी ऐसी संधि है जो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा आंसर, कुस्तुनतुनिया की संधि। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तब बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? इसका किसका कहना है? ये मैटरनिक ने कहा था। किसने? मैटरनिक ने। चलो अगले क्वेश्चन पे। फ्रांस की क्रांति बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, सब लोग जानते हैं इस क्वेश्चन को। कौन सा इसका सही उत्तर है? ख वाला। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? भाई क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ कहाँ से हुआ? कहाँ से आग लगी? कहाँ से शुरुआत हुई जो पूरे यूरोप में तहलका मचा? तो राष्ट्रवाद का सर्वप्रथम उपयोग शुरुआत जो हुई है वह फ्रांस से हुई है। कहाँ से हुई है? फ्रांस से हुई है। राष्ट्रवाद का जो शुरुआत हुई है वह कहाँ से? फ्रांस से हुई है।
चलो ये बातें क्लियर हो पाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी को किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा हुई? कौन सा ऐसा वर्ष है जिसमें जर्मनी को स्वतंत्रता को प्राप्ति हुई? 1871 में। जर्मनी के एकीकरण में श्रेय इनमें से किसे जाता है? भाई जर्मनी की जो क्या है एकीकरण की जो भूमिका, देखिए मेस्सिनी का तो इटली के संपर्क में है, और मेस्सिनी साहब का जो श्रेय है वह किसके प्रति है? वह जर्मनी के एकीकरण में नहीं, इटली के एकीकरण में है। तो ऑटोमान बिस्मार्क, ये काइजर विलियम प्रथम, हिटलर, तो इसमें पहला आंसर ही सही है। ऑटोमान बिस्मार्क। चलो, नेपोलियन का संबंध किस देश से है? फ्रांस से है, सबको मालूम है। नेपोलियन फ्रांस का एक सिपाही था, बाद में बना गया राजा। इटली के एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? भाई जोसेफ गैरिबाल्डी, ऑटोमान बिस्मार्क, नेपोलियन विलियम्स, ये एकीकरण, इटली का एकीकरण तो जोसेफ गैरिबाल्डी। और कौन सा? काउर। और कौन सा? मेस्सिनी। ये ऐसे से लोग हैं, लेकिन इसमें एक ही ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन कौन सा, क्या वाला सही होगा? आगे देखिए, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के स्वरूप किसने दिया था? 1800 जो 48 की फ्रांसीसी क्रांति का स्वरूप है वह किसने दिया? तो वह किसने दिया? फ्रांसीसी का स्वरूप कैसा है? स्वरूप कैसा है? भाई 1848 की जो फ्रांसीसी क्रांति है उसमें स्वरूप कैसा था? किस लिए? गणतंत्र की स्थापना हुई। जर्मनी संस्कृति को ओक्टजिस्ट का आशय था। किसका आशय था? राष्ट्र का। आगे देखिएगा, हम लोग बात करेंगे संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? संसद सबसे पहले जो हम लोग के यहाँ आए थे शासन करने, वो कौन से हैं? देखिए, संसद प्रजातंत्र, जैसे कि अब लोग अभी हमारे यहाँ भी, इंडिया में भी हर जगह मतलब क्या होता है, चुनाव होता है, संसद का निर्माण होता है, किसी भी कानून को पास करना, किसी भी कानून के तहत लाना, मतलब ये सब सारी बातें जो होती हैं ना, ये संसद में होता है। संसदीय प्रजातंत्र की जो व्यवस्था है, स्थापना है, किस देश में सर्वप्रथम हुई? तो इंग्लैंड में सबसे पहले हुई थी। इसमें इंग्लैंड में। आगे देखिएगा, जोसेफी मेस्सिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन, इन्होंने दो गुप्त संगठन का इस्तेमाल किया था, बनाया था। एक यंग इटली, दूसरा हमारा यंग यूरोप। तो इसमें एक ही ऑप्शन में दिया गया, यंग इटली दिया है। यंग फ्रांस, यंग प्रसा, यंग जर्मनी, ऐसी कोई बात नहीं है। केवल इसमें सही उत्तर कौन हो गया? यंग इटली इसका सही उत्तर है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर, ये नेपोलियन की पराजय कब हुई? भाई नेपोलियन की पराजय तब हुई 1815 में, जब नेपोलियन ने युद्ध किया, किसमें? वाटरलू के युद्ध में मारा गया, जिसमें चार देशों का महत्वपूर्ण भूमिका रहा इसको हराने में, जिसमें से फ्रांस और ब्रिटेन, नहीं सॉरी, फ्रांस का राजा खुद ही है। क्या होगा? ब्रिटेन था, और रूस, रसिया था। ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया, ये चार देश ऐसे हैं। कौन कौन से देश? एक ब्रिटेन है, एक प्रसा है, एक ऑस्ट्रिया है। ब्रिटेन, प्रसा, ऑस्ट्रिया, और कौन सा? रसिया। रसिया, ये ध्यान रखना, रसिया। ये चार देश मिल करके फ्रांस को हराएं। फ्रांस को हराएं मतलब नेपोलियन को हराएं। वह कौन सा युद्ध था? वाटरलू का युद्ध था। और वह कौन सन चल रहा था? 1815 चल रहा था। और उसी युद्ध से नेपोलियन की पराजय होती है। तो इसका सही उत्तर हो गया कौन सा भैया? 1815 इसका राइट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो भाई ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध जर्मनी से है। ये तो जर्मनी के लिए, जर्मनी की एकीकरण भूमिका इन्होंने तो निभाई थी।
जर्मनी की एकीकरण की भूमिका ऑटोमान बिस्मार्क ने ही तो निभाया था। जर्मनी की जो बातें हुई थी वो कौन है? ऑटोमान बिस्मार्क है। चलो, जर्मनी से संबंधित है ये, जर्मनी। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? 1871 में जब जर्मनी को प्रथम मतलब स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है तो उस समय इसे किसको प्रथम क्या बनाया? सम्राट घोषित किया जाता है। तो सबसे पहला जो सम्राट घोषित किया जाता उसका नाम है विलियम प्रथम। 1800 क्या है 1889 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? 1800 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो जो 1800 क्या है 1789 में फ्रांस ने किस प्रकार का राज्य था? तो फ्रांस एक कैसा राज्य था? एक सीमित राजतंत्र था। ठीक है, आगे देखिए, सीमित राजतंत्र था, उसके बाद उसका विस्तार हुआ। कैसे विस्तार हुआ कि भाई नेपोलियन का शासन व्यवस्था चलता है और वहाँ से विस्तार की नीति अपनाता है हुआ है। और जर्मनी को, इटली को, बाकी पोलैंड को, बहुत से देशों को, प्रसा को, ऑस्ट्रिया को, सबको कब्जा कर लिया था। तो इस तरह से उसका जो सीमित था राजतंत्र था इसके पहले 1800 कितने में 89 में 1789 में। अब इसके आगे उन्होंने क्या किया? जब जीतने के बाद बहुत विस्तार करना शुरू कर दिया। अगला देखिएगा, अगला हम लोग कहेंगे, अब अगला क्वेश्चन आ गया कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। कब आए? 1815 में आए, 1915 में आए। आइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? क्योंकि नमक जो ऐसा खाद्य पदार्थ है जो गरीब भी खाता है और अमीर भी खाता है। यह जीविका का, जीने का मुख्य आधार होता है। इसके बिना किसी का नहीं चल पाएगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तो नमक का प्रयोग अमीर गरीब भी करते हैं। ये भोजन का अभिन्न हिस्सा था। नमक तैयार करने में सरकार का एकाधिकार था। तो इसलिए उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक पर अत्यधिक महत्व दिया। तो चलो भाई, इसका सही उत्तर कौन हो गया? सभी होंगे। अच्छा नहीं, सभी नहीं, क्या होंगे? अमीर गरीब, भोजन का अभिन्न नहीं, इसी कोई बात नहीं। तो इसका सही उत्तर कौन हो गया? नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। 13 अप्रैल 1919 को घटना की हुई थी। कौन सा घटना हुई थी? 13 अप्रैल 1919 में एक बैसाखी के दिन अमृतसर में कौन सी घटना? अमृतसर में, अब तो शायद याद हो गया होगा कौन सी घटना है। जलियांवाले बाग में एक जनरल डायर के द्वारा गेट बंद करके अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। एक ऐतिहासिक घटना जो सबसे दुखदायी घटना होगी, जिसमें प्राणों की लोग आहुति दिए, प्राणों को गंवाएं और उस पर बिना किसी दर्द के निहत्ती जनता पर जनरल डायर ने आदेश दे करके इंडिया के लोगों को जो भर्ती कराया था, उन्हीं लोगों से, भारतवासियों से, भारत को भारत वाले से ही मरवा दिया, मरवाया। ऐसी बातें बहुत इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाएं हैं। वह 13 अप्रैल 1919 की घटना है। इसे बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड मतलब कौन सही है? इसका घ सही है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन कब स्थगित किए थे? नहीं, कब प्रारंभ किए थे? महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो भैया महात्मा गांधी क्या है, असहयोग आंदोलन जो है 1920 कितने में 1920 को प्रारंभ किए थे। पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था? ये देखिए, पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच में हुआ था? तो पूना पैक्ट जो है महात्मा गांधी और किसके बीच में? अम्बेडकर के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखो अभी अभी कुछ समय पहले ये बात हुई थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के
महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को कब प्रारंभ किया था? तो 1920 में। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन, जितनी बातें 1930 में, इस बात को याद रखिए। महात्मा गांधी ने अभी बात किया असहयोग आंदोलन कब चला, 1920 में आया। उसके बाद तुरंत दूसरा आंदोलन भी देख लीजिएगा। दूसरा आंदोलन कह रहा है क्या कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में चला गया, 1930 में चला गया। इस बात का ध्यान रखिए, ये 2-3 बातें हम लोग समझ पाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाएगा? 1930 में। असहयोग आंदोलन कब चलाएगा? 1920 में। 10 साल का अंतर है। 10 साल के बीच में इतिहास में बहुत सारे फेरबदल आए। इस बातों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। भारत के डोमिनियन स्टेट के ऐलान किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के कारण हुई थी? भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन की घटना जो हुई थी वह किसके कारण हुई? वह नमक कानून को तोड़कर हुई थी। नमक कानून को तोड़कर हुई थी। बातें क्लियर हो गई। आगे इस एक नारा दिया है, बहुत महत्वपूर्ण नारा है, बहुत पूछा भी जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? भाई करो या मरो का नारा बापू जी दिए थे, मतलब महात्मा गांधी जी दिए थे। इस बात का याद रखिए, महात्मा गांधी जी। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। वंदे मातरम, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है? वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्र द्वारा, महात्मा गांधी। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, चट्टोपाध्याय के द्वारा हुई थी। भैया वंदे मातरम जो गीत का संस्थापक हैं, उन्होंने जिन्होंने गाया, जिन्होंने रचित किया, उनका नाम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। ठीक है, चलो आगे हम लोग लिखेंगे, देखेंगे असहयोग आंदोलन। देखो असहयोग आंदोलन और कौन सा भैया? असहयोग आंदोलन और एक दूसरा आंदोलन कौन सा था? अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई वह किस घटना से हुई? देखो अवज्ञा आंदोलन की जो अगर हम लोग बात करें तो 1930 में हुई थी। लेकिन असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण रहा, असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण है वह रॉलेट एक्ट है। कौन सा भैया? रॉलेट एक्ट है। ठीक, रॉलेट एक्ट। अच्छा, खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? अच्छा, खिलाफत आंदोलन। देखो रॉलेट एक्ट भी एक कारण है उसके, लेकिन इसमें जो मुख्य जो आंसर देने हैं वो जो मतलब सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होंगे वो कौन सा? खिलाफत आंदोलन। भारत आने पर गांधी जी ने अपने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से? वो चंपारण से शुरू किए थे, बिहार से। बिहार से शुरू किए थे, चंपारण से। चलो ठीक है, कला चंपारण बिहार में पड़ता है ना। चौरी चौरा का कांड हुआ था, ये वहाँ गोरखपुर में हुआ था, 1922 में हुआ था। कितने को? 1922 में हुआ था, सॉरी 1922, हाँ 1922। तभी तो चौरी चौरा कांड के कारण ही तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया था, इसी कांड के कारण। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक कौन है? तो भैया हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो हैं वह कौन है? वह महात्मा गांधी हैं। कौन है? महात्मा गांधी हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में देखिएगा। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया? ये तो सबको जानता है, महात्मा गांधी जी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो कांग्रेस पार्टी आज भी चल रही है, उसको किसने की? किसने संस्थापक, कब संस्थापना हुई, कब इसकी स्थापना हुई? भारत की बहुत पुरानी पार्टी है ये। भाजपा बाद में आई, बाकी सभी पार्टियां, लेकिन बात कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, जो गांधी जी भी उसमें अपने जीवन को बिताएं। और जितने इंडियन बड़े बड़े लीडर रहें उस किस में रहें? वह कांग्रेस में ही रहें। कांग्रेस वह पार्टी है जो अंग्रेज के समय में थी और उन्होंने अंग्रेज से भी लड़ाई लड़ी, अंग्रेज से भी उन्होंने बहुत कुछ टक्कर लिया।
कहने का मतलब ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो 1885 में हुआ। कितने में? 1885 में। यह बात सुनिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन किसने? अरे वही किएंगे, महात्मा गांधी करे भारत छोड़ो आंदोलन, और कौन करेगा? महात्मा गांधी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है? यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का है। अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। अगला क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी तक संसार का कौन सा देश सबसे धनी देश माना जाता है? देखिए कितनी अच्छी बातें थी। लूटने वालों ने क्या क्या नहीं लूट ले गया, लूटने वालों ने क्या क्या नहीं लूट ले गया। और इस बात को ध्यान देखेंगे तो आप इसमें अगर बात कर रहा है कि जापान और भारत, फ्रांस और अमेरिका, चीन और भारत, चीन और इटली, इसमें से सही उत्तर कौन हो गया? चीन और भारत। चीन और भारत। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? देखिए महामंदी की प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? आप लोग को प्रारंभ की बात बोला है तो जो 1800 कितने भैया 29 में जो शुरुआत हुई थी, तो वह है महामंदी की शुरुआत 1800 कितने में? 29 में। ब्रिटेन की सरकार बड़े भूमि स्वामियों के दबाव में आकर मक्का के आयात पर क्या किए? पाबंदी लगा दिया। इसे कार्नोला कहते हैं। जिस कानून के आधार पर यह पाबंदी लगाई गई उसे कहा जाता है, कार्नला कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? कार्नला कहते हैं। दिया हो कार्नला, इसका सही उत्तर है। क्या कह रहा है कि जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती हेतु कैलान कॉलोनियां कहाँ बसाई गई हैं? वह कौन से ऐसा जगह है जहां पर कॉलोनी बसाई गई है? किस लिए? जमीन को उपजाऊ बनाकर के गेहूं व कपास की खेती के लिए, गेहूं और कपास की खेती के लिए उसको उपजाऊ बनाया गया है। ऐसा कौन सा है? तो ऐसा कौन सा है देखिएगा ध्यान से। इसमें इसका सही उत्तर कौन हो गया? पंजाब हो गया। यूरोपीय देश में मानचित्र पर एक लकीर खींचकर उसमें से महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया गया। कर लिया, और कौन सा है भाई? एक बात सुनिए, यूरोपीय देशों को मानचित्र की लकीर खींचकर उसी के महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया गया, वह कौन सा है? अफ्रीका। देखिएगा अब बात ये करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर? इस संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापन न्यूयॉर्क में। आगे देखिएगा क्या बोला है। करेक्ट। अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार में अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई? रिंडरपेस्ट नामक बीमारी से। किसके? रिंडरपेस्ट नामक बीमारी से। आगे कह रहा अनुबंध व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो अनुबंध व्यवस्था को नई दास प्रथा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और इसमें हम लोग कहेंगे कि 1814 से 1819 के बीच में विश्व की शक्तिशाली देशों के आपसी औपनिवेशवाद, प्रतिस्पर्धा और उस साम्राज्यवादी इरादों के कारण कौन सा युद्ध शुरू हुआ? वह प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। आगे कह रहा है कि इसमें दूसरा क्वेश्चन है, युद्धोत्तर अमेरिका अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने में किस कार निर्माता की बृहद उत्पादन की पद्धति का योगदान रहा? हेनरी फोर्ड का, टाटा का, मार्कोनी का, बिड़ला का। इसमें सही उत्तर कौन है भैया? हेनरी फोर्ड का। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? केंद्रीय शक्ति और मित्र राष्ट्र दो लोग थे। जो युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जिसमें केंद्रीय शक्ति कौन सा था? देखिए दो लोग थे, एक केंद्रीय शक्ति, दूसरा मित्र राष्ट्र। तो केंद्रीय शक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्ति में सम्मिलित था? तो केंद्रीय शक्ति में सम्मिलित था वह कौन है? उसके बारे में बात करेंगे। ये जर्मनी है। कौन है? जर्मनी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? अभी अपने संयुक्त राष्ट्र संघ से एक क्वेश्चन और देखा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन जैसे
संयुक्त राष्ट्र संघ का ये मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। देखिएगा ध्यान से, न्यूयॉर्क अमेरिका की सिटी है, ध्यान रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। चलो आगे देखिएगा, हम लोग बात करेंगे अगला क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या है? अमेरिका, अच्छा, प्लेग पिंटरेस्ट की अनुबंध की व्यवस्था किस नाम से जानी जाती है? सीधा आगे कह रहा है, ये प्रथम विश्व युद्ध युद्धोपन्यास में हेनरी फोर्ड ने किया था। और यहाँ पर ब्रिटेन की बात करेंगे। कौन सा? ब्रिटेन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। ये 1900 कितने में? 42 के 45, सॉरी 45 में हुई। कितनी? 45 में हुई। प्रथम विश्व युद्ध में कब तक हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1919। अच्छा, कब प्रारंभ हुआ? तो 1914 में। और कब खत्म हुआ? तो 1919 में। ठीक है अल्लाह। चलो, भूमि एक कैसी क्या है? संपत्ति है। यह एक प्राकृतिक संपत्ति है। कैसी? प्राकृतिक संपत्ति है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। काली मिट्टी होती है, पीली मिट्टी होती है, लेटराइट मिट्टी होती है, लेकिन सेमेट नाम की मिट्टी कोई नहीं है। तो इसका सही उत्तर कौन हो गया? सीमेंट हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें मैं, कह रहा है कि रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष होता है? रियो डी जेनेरियो पृथ्वी का शिखर सम्मेलन क्या है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष होता है? ये 1992 में होता है। 1900 कितने में? 92 में होता है। निम्नलिखित में से कौन अजैविक संसाधन है? अजैविक मतलब कौन से? बिना जीव वाले संसाधन है। तो जो जीवों से प्राप्त नहीं होते हैं संसाधन, उसे अजैविक संसाधन कहा जाता है। तो अजैविक संसाधन कौन से है? चट्टान इसका अजैविक संसाधन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मिट्टी काली मिट्टी पाई जाती है? देखो, काली मिट्टी गुजरात में सबसे अधिक पाई जाती है। काली मिट्टी जो है गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाई जाती है। तो इसमें महाराष्ट्र का नाम नहीं दिया है, तो झारखंड, गुजरात, राजस्थान, बिहार दिया है। इसमें सही उत्तर कौन सा हो गया? गुजरात हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, इसका गुजरात इसका सही उत्तर है। चलो भाई, आगे हम लोग बात करेंगे। इसके आगे क्वेश्चन कौन सा होगा कि पर्वतों पर, कौन सा भैया? पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन कौन है? देखो, मृदा अपरदन का मतलब ये है कि जब कभी बारिश वगैरह होता है, मिट्टी के ऊपरी सतह को उपजाऊ मिट्टी का हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। तो पर्वतों पर जो मृदा अपरदन का साधन होता है वह क्या होता है? पर्वतों पर क्या होता है भैया? पर्वतों पर हिमनद के कारण क्या होता है? क्या होता है? मृदा अपरदन होता है। आगे दिखा, लाल पीली मिट्टी में पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी में पाई जाती है। तो लाल पीली मिट्टी में क्या पाई जाती है? अब ध्यान दीजिए, लाल पीली मिट्टी में कौन सा पाया जाता है? दक्कन के पठार, याद होना चाहिए। पंजाब भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन था? पंजाब के निम्नीकरण का बात करेंगे, अधिक सिंचाई देना। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। ऐसी ये तेज भगाइए, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? नवीकरण अनवीकरण, नवीकरण का मतलब यह है कि पुनः इस्तेमाल किया जा सके, और उसी को नवीकरण बोलते हैं। जैसे इसमें से कौन सा संसाधन ऐसा है जो नवीकरण नहीं होता है? ऐसा संसाधन बोलते हैं जीवाश्म ईंधन जो है। और जीवों के द्वारा जो प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और जीवाश्म ईंधन को हम फिर से नवीकरण तुरंत नहीं कर सकते हैं। इसमें सही उत्तर क्या हो गया? जीवाश्म हो गया। कपास की खेती के लिए मुख्य मृदा जो प्रयुक्त होती है कौन सा? काली मिट्टी होती है। कौन सा? काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन, कोयला निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? देखो भाई, कोयला जो एक बार उत्पन्न होगा फिर दोबारा उत्पन्न जल्दी नहीं होगा, नहीं होता है। और एक बार उत्पन्न होने में उसे कई लाखों वर्ष की समय लगता है। तो यह एक अनवीकरण की करने योग्य है। आगे लिखा है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो चाय की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण होती है।
ध्यान रहे, चाय खेती के लिए, चाय के उत्पादन के लिए, चाय को अधिक पैदा करने के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होगी? तो लैटेराइट मिट्टी की आवश्यकता होती है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा ध्यान से। क्या पढ़ेंगे? निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती होती है? तो यही जो जहाँ पर ये घटना हुआ था, मंसूरी वाली बातें हैं, और वहाँ पर बादल फटने की बात आती है, जिसमें हम लोग ये सब सारी बातें को हम लोग देखेंगे। और इसका सही उत्तर कौन सा हो गया? सही उत्तर सीढ़ीदार खेती की जाती कहाँ पर? उत्तराखंड में। आगे, निम्नलिखित में से देखो भाई, निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा में जड़ोल मिट्टी में पाई जाती है? तो जड़ोल मिट्टी में सबसे अधिक कौन पाया जाता है? इनमें से सभी लोग पाए जाते हैं। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? देखो भाई, व्यक्तिगत संसाधन वह संसाधन होता है जिस पर एकाधिकार होता है, जिस पर एक लोगों का केवल अधिकार होता है, जिस पर केवल यूनिक कुछ लोगों के अधिकार होते हैं, बाकी लोगों के अधिकार नहीं होते हैं, सीमित, जो जिसे क्या बोलते हैं, इससे हम लोग कैसे, व्यक्तिगत संसाधन का मतलब होता है प्राइवेट संसाधन। जैसे प्राइवेट विद्यालय हो गए, प्राइवेट चीज़ें हो गई, मतलब प्राइवेट में जितनी चीज़ें हैं जिस पर एकाधिकार होता है, जिस पे कम लोगों का अधिकार होता है, सभी का अधिकार नहीं होता है, जो सरकारी संपत्ति नहीं है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। तो व्यक्तिगत संसाधन का सही इसमें देखेंगे कौन सही होगा? बागान लगाना, भूमि लगाना, चारागाह करना, खनिज संसाधन, ऐसे संसाधन क्या बोलेंगे? इसमें से व्यक्तिगत संसाधन हमारा खनिज संसाधन है। अच्छा, व्यक्तिगत संसाधन नहीं है तो खनिज संसाधन क्यों है? व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? पुनः चक्रीय ऐसा का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि एक बार ये इस्तेमाल करेंगे, पुनः फिर से इस्तेमाल कर पाएंगे, ऐसा कौन? लोहा तो कभी हो ही नहीं सकता यार। जौहरी ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पशुधन, पवन ऊर्जा इसका सही उत्तर होगा। नहीं, अच्छा सॉरी, क्या लिया है? कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? पुनः चक्री में मतलब पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है, एक बार बनेगा फिर उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, चक्र के रूप में चलता रहेगा, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं लोहा। तो कौन सा सही हो गया आंसर भैया? लोहा। चलो अगले क्वेश्चन पर आइए। भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा कितना है? इंडिया में कितना? 22%। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हिस्सा वांछनीय है? वांछनीय हिस्सा कौन सा है? 24.56। 24.56 इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर संकट ग्रस्त प्रजातियों की सूची निम्न में से कौन संस्था तैयार करती है? तो कौन संस्था तैयार करेगी जो संकट ग्रस्त स्थितियों को जायजा लेने के लिए? तो संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची के निम्न में से संस्था तैयार करती है, वह कौन सा है? IUCN है। कौन सा भैया? का वाला इसका सही उत्तर है। चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? और वन संरक्षण से है। बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहले वन और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू होता है? 1975 में लागू होता है। टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष प्रारंभ होता है? तो टाइगर प्रोजेक्ट का किस वर्ष 1973 में। निम्नलिखित में से कौन सा टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जाल और प्राणी जाल में ह्रास का सही कारण है? तो भाई इसमें सही उत्तर कौन सा हो गया? पशुचारण और ईंधन लकड़ी को एकत्रित करना। देखो, पशुचारण से भी उसका क्या होता है? मृदा की अपरदन होता है, और इसमें उपजाऊ मिट्टी क्या होती है? नष्ट होती है, उपज कम हो जाती है, ये सब आती हैं। और दूसरी बात, लकड़ी को काटेंगे अगर आप एकत्रित करते हैं तो वहाँ से भी एक समस्या उत्पन्न होती है। ये सब ढेर सारी समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं, ये इसका कारण भी यही है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है लल्ला? हाँ, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? सीधी भागीदारी नहीं करता है। तो इसमें से कौन सही उत्तर हो गया लल्ला? इसमें से कौन सही हो गया? वन जीव पशु विहार का परिसीमन। आगे,
सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर है। सुंदरबन तो सबको मालूम है, सुंदरबन का है पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में विश्व वृष्टि मात्रा का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? तो कितना प्रतिशत होगा? 4%। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो मॉनसन राम में। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो भैया सबसे पहली जो बनाई गई वो कौन सा है? दामोदर घाटी नदी परियोजना। ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बाद हम हो रही बात। चलो भाई इधर देखिएगा, इसमें से कौन सा ऐसा है? बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो कौन सा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री। देखिएगा, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है। चलो भाई अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है। टिहरी बांध परियोजना देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा वतड़ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? इसमें से सही उत्तर को जांच करना है। इसमें सही उत्तर है ग वाला। ग वाला कह रहे बहुउद्देशीय नदी परियोजना के बृहद स्तर पर विस्थापन होता है जो आजीविका खत्म होता है। ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, सलाल बांध परियोजना किस नदी पर बना है? तो सलाल बांध परियोजना किस पर बना है? चिनाब, महानदी, सतलज, कृष्णा। इसमें सही उत्तर कौन है? चिनाब। बांध को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। पहले का वाला ही सही है। आगे लिखेंगे अगला क्वेश्चन, कौन सा अगला क्वेश्चन होगा? अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाया जिसने एक ही फसल को लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है? उस फसल को क्या कहते हैं? उस फसल को हम लोग रोपड़ कृषि कहते हैं। ध्यान देना कि इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रणाली ऐसा दर्शाता है जो लंबे एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है? रोपड़ कृषि। कौन सी कृषि? रोपड़ कृषि। अगला देखिए, निम्नलिखित में से रबी फसल कौन सी है? तो रबी फसल के बारे में कौन से रबी फसल है? तो रबी फसल जो होता है वह कौन सा है? इसके बारे में देखिएगा, चना और काला चना है। ठीक है, निम्नलिखित में से फलीदार फसल है। फलीदार मतलब दालें। दालें कौन है? मोटे अनाज, तिल और दालें, ज्वार, तिल। इसमें सही उत्तर कौन सा हो गया? दालें। अगला क्वेश्चन, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को क्या करने पर सहायता देने के लिए करता है? तो कौन सा उत्तर हुआ? न्यूनतम सहायता मूल्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5वां, ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? रोका कहा जाता है। कौन सा? रोका। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसलें हैं? तो जूट, रेशम, ये रेशेदार फसलें होती हैं। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सा है? रबी की फसल, चना एक रबी की फसल होती है। तो कपास की फसल कौन होगी? ख और ग दोनों होगी। मतलब कौन सा? घ वाला इसका सही उत्तर हो गया। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? तो भाई हमें खरीफ की फसल दिखाई दिया, रबी की फसल कौन सा हो गया? रबी की फसल में गेहूं। गेहूं क्या है? रबी की फसल है। भूदान आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभ किया? तो भूदान आंदोलन कौन सा है? कौन से किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे ने। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल है? खरीफ फसल के बारे में अभी कुछ देर पहले बात हुई थी। और उसी प्रकार से देखिए, खरीफ, गेहूं क्या है? रबी की फसल है भाई। गेहूं क्या है? रबी की फसल है। तो गेहूं और खरीफ की फसल धान हो गई। निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसलें हैं? तो अभी क्वेश्चन आया था जूट, अब प्राकृतिक रेशम भी है, तो कपास। अच्छा, इसमें सब हो जाएंगे तब। निम्नलिखित में से कौन सा रोपड़ फसल है? तो रोपड़ फसल में हम लोग गन्ना को उगाते हैं।
कर्तन दहन कृषि, जिसे झूम कृषि, दीपा कृषि भी कहते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? ये किस राज्य में पाई जाती है? तो ये किस राज्य में पाई जाती है? यह उत्तराखंड में पाई जाती है। किसमें? सॉरी मिजोरम में पाई जाती है, मिजोरम में। आ गया ना इसका। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षय पदार्थ को अपशिष्ट भाग को त्याग कर वह चट्टान को अपघटन से बनता है? तो अपघटन से बनता है कौन सा? बॉक्साइट। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादन है? तो बॉक्साइट का, अभ्रक का। निम्नलिखित में से देखिएगा, निम्नलिखित चट्टानों में से स्तरीय क्या है? चट्टानों के स्तरों को खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है, वह कौन सा है? कौन सा लला? तलचटी चट्टानें। झरिया प्रसिद्ध है, झरिया प्रसिद्ध है, बताइएगा सभी लोग, झरिया प्रसिद्ध है किस लिए? कोयला के लिए। झरिया प्रसिद्ध है किस लिए? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। झरिया किस लिए प्रसिद्ध है लल्ला? झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान देना, झरिया प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत जो है वो चलता रहे, और गैर परंपरागत जो होता है जो चलता नहीं हो। कहने का मतलब ये है, कौन गैर परंपरागत जो स्रोत है वह कौन सा है? गैर परंपरागत के बारे में बात करें, सौर ऊर्जा है। आगे देखिएगा, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? पवन ऊर्जा का जो विशाल केंद्र कहाँ पर स्थित है? वह तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अलंकेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अलंकेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अलंकेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अलंकेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कौन? अलंकेश्वर। अगला क्या कह रहा? अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो कह रहा कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शोधक कारखानों के लिए, फिल्म सिटी के लिए, गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं भाई, फिल्म सिटी के लिए। वह अगर है तो किसके लिए? अच्छा, तेल शोधक कारखानों के लिए। अगर जहाँ मुंबई हाई प्रसिद्ध, अच्छा मुंबई हाई में तेल शोधक कारखानों के, देखिए तेल शोधक कारखाना जो पेट्रोलियम का है वह मुंबई में है, डिगबोई। अगर हम बहुत सी चीज़ों को वहाँ पर देखते हैं, और वहाँ भी क्योंकि वह समुद्र के किनारे पड़ता है और पृथ्वी के उथल पुथल के फलस्वरूप उत्पाद प्रक्रिया के फलस्वरूप पेट्रोलियम में परिवर्तित होता है, जो एक जैविक पदार्थ के द्वारा प्राप्त होता है। यह कई ये सब बातें हम लोग कर चुके। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तेल शोधक कारखाना पेट्रोलियम के लिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो गैर परंपरागत स्रोत कौन सा भैया? जो गैर परंपरागत स्रोत को माना जाता है वो सौर ऊर्जा है। कौन सा भैया? सौर ऊर्जा इसका गैर परंपरागत स्रोत है। आगे देखिए, अच्छा गैर, रुक जाए, सॉरी क्या हो गया? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? गैर परंपरागत का मतलब यह है कि जो इसका प्रयोग एक बार होने के बाद दोबारा नहीं मिलता है, उससे गैर परंपरा के अनुसार पर चलता नहीं रहेगा आजीवन। ये चूक सकता है, खत्म हो सकता है, इस पर आपका विश्वास भरोसा टूट सकता है। इसलिए कह सकते इसका नाम क्या है? कोयला है। लेकिन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा ऐसे हैं, इसका अनवरत रूप से चलता रहेगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? तो कौन सा खनिज लौह अयस्क जो है आपका खनिज का आधारभूत है? आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से इस्पात बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? जब हम इस्पात बनाएंगे, इस्पात को बनाते हैं, देखिए हमारे ट्रेन की जो पटरी होती है, जिस पर ट्रेन दौड़ती है, वह किसका बना होता है? वह इस्पात का बना होता है। इस्पात एक एक इतना मतलब उस पर ठोस, इसमें धात्विक गुण की क्षमता इतनी पाई जाती है, इसकी संक्षारण कम होता है, इसमें ढेर सारी अच्छाइयाँ होती हैं इस्पात में, तो इसकी टफनेस की भी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, डक्टिलिटी भी इसमें पाई जाती है। तो इसलिए हम लोग इस्पात के बारे में बात करेंगे। इस्पात किस प्रकार का खनिज का प्रयोग करता है?
तो इस्पात में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? मैग्नीज का प्रयोग करते हैं। चलो, एक अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है, मैग्नीज की इज्जत भी हो गई कि मैग्नीज कहाँ से किसके साथ जाएगा। इस्पात बनाने में याद रहना चाहिए कि इस्पात बनाने में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एंथ्रासाइड का संबंध किस खनिज से होता है? सोना से एंथ्रासाइड, भाई सोना नहीं है जी, क्या बोलते हैं उसको, कोयला। कोयला, काला सोना जिसे कहते हैं कोयला को। कोयला जो है हमारा, इस प्रकार से बात करेंगे, कोयला जो होता है वह 4 प्रकार का होता है। एंथ्रासाइड, बिटुमिनस और क्या है, एक लिग्नाइट और एक और है पिक पिक क्या है, पिट पिट कोयला। तो इस प्रकार से 4 कोयला होते हैं, इसमें एंथ्रासाइड सबसे अच्छा कोयला होता है जिसमें 95% कार्बन ही होते हैं। चलो भाई, अब हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन बारे में बात करें, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? अरे भाई, हेमेटाइट का सूत्र ही हमारा क्या है? हेमेटाइट का सूत्र है Fe2O3। मैग्नेटाइट हो जाता तो यहाँ पर 3 हो जाता, यहाँ पर 4 हो जाता, मैग्नेटाइट हो जाता। चलो भाई, इसको हम लोग समझ पाए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो किसका अयस्क है? लौह अयस्क है लल्ला, हेमेटाइट। कोबरा प्रसिद्ध है। कोबरा सांप तो नहीं आ गया का? कोबरा देखेंगे, कहेंगे कोबरा मतलब क्या, सांप पर आधारित, ऐसा नहीं है। कोबरा प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है कोबरा? कोबरा जो है प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? यह एक क्या है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थित पूर्वी पश्चिमी क्या है, गलियारे में जुड़े हैं? तो कौन सा ऐसा है? सिलचर था पोरबंदर। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन वहन स्थानांतरण हानियों को देरी से घटाया? तो कौन सा है? इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये कौन सा हो गया? इसमें सही उत्तर कौन सा लल्ला? इसमें सही उत्तर है कौन सा? पाइपलाइन। देखिएगा, ये विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में काम करते हैं, पाइप का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हजारी विजय जगदीशपुर के पाइपलाइन से जुड़ी है? तो कौन से लोग हैं इसमें से? महाराष्ट्र। चलो भाई, अगले के बारे में बात करेंगे। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है? अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन था पूर्ण सुरक्षित है। तो कौन सा भैया? विशाखापट्टनम। निम्न में से कौन सा परिवहन साधन प्रमुख साधन है? कौन सा भैया? सड़क परिवहन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को संबंध को दर्शाता है? ये कौन सा होगा? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH नेशनल हाईवे कौन सा है? तो कितना? 44। ध्यान रहे, 44 सबसे क्या है, लंबा नेशनल हाईवे है भारत का, जो कश्मीर से लेकर के कहाँ तक चलता है? कन्याकुमारी तक चलता है। भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने का काम यही करता है। चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि सीमांत सड़कों का निर्माण निम्नलिखित में से नियंत्रण करने का संस्था है, किसकी है? तो भाई बात करेंगे हम लोग सीमा सड़क संगठन। कौन सा? सीमा सड़क संगठन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ी लाइन की चौड़ाई होती है, बड़ी लाइन की जो चौड़ाई होती है वह कितना होता है? 1600 कितना? 76 मिलीमीटर। 1676 मिलीमीटर में अगर 1000 का भाग देंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा, 1.676 मीटर। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? भारत किसका निर्यात नहीं करता है इसमें से? ठीक है, तो चलो भैया, इसमें से देखो, आयात निर्यात होते क्या? निर्यात माने आयात माने। निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया? उर्वरक का। आगे देखिएगा, 2 राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान जो होता है उसे क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय बाजार कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। आगे दिया है कौन सा भी? ये चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के
लिए महत्वपूर्ण अत्यंत आवश्यक है, तो वह कौन से हैं? वायु परिवहन है। पता नहीं आप लोग क्यों ऐसा है ना कि दुखी लोग हो जाते हैं। चलो ये आग के दरिया है, इसे डूब के जाना है, पता नहीं कैसे कैसे होता है ना। चलो ठीक है। कर चले हम फिदा, तो वतन साथियाँ आप तुम्हारे हवाले वतन साथियाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से बातें होती रहती हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्या बोलेंगे? कह रहा है कि भारत में, चलो भाई, भारत में क्या है, आगे चलिए देखिए। भारत में परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? राष्ट्रीयकरण कब किया गया परिवहन के बारे में? देखिएगा ध्यान से। परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? उन्नीस सौ कितने में? 93 में। कितने में? 1993 में। आगे क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? पश्चिमी जो रेलवे है, देखो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिण। जो पश्चिमी है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो अब हम लोग क्या बोलेंगे? पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है। अगला क्वेश्चन अगला देखिए, बेल्जियम की राजधानी क्या है? आप लोग को सबको मालूम होना चाहिए बेल्जियम की राजधानी कहाँ है। ब्रुसेल्स इसका राजधानी है। आगे देखिएगा, बेल्जियम को किस प्रकार की सरकार है? तो बेल्जियम एक प्रकार का कैसी सरकार है? बेल्जियम में एक ऐसी सरकार, सामुदायिक सरकार है। श्रीलंका एक क्या है? श्रीलंका एक क्या है? द्वीपीय है। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र घोषित होता है 1900 कितने में? 48 में होता है। अपने से एक साल बाद होता है। ध्यान रहे, अपने से एक साल बाद श्रीलंका क्या होता है? स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित होता है। श्रीलंका ने 1996 में किस भाषा को कानून बनाकर एकमात्र राज्य भाषा घोषित कर दिया? तो ध्यान दीजिए, घोषित कर दिया। श्रीलंका ने 1956 में किस भाषा को कानून बनाकर एकमात्र राज्य भाषा घोषित कर दिया, जबकि वहाँ पर दिक्कतें थी। चलो भाई, हम लोग बात ही करेंगे। अगला कौन सा भाषा? सिंहली भाषा। देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है? भैया अखंडता मतलब खंडन ना हो, सत्ता की साझेदारी बहुत जरूरी है अगर ऐसा चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेल्जियम के सामुदायिक सरकार निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता की साझेदारी की है? देखो, सत्ता की साझेदारी जो होगी वह केंद्र और राज्य के मध्य में होनी चाहिए। केंद्र और राज्य के मध्य, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य होनी चाहिए। श्रीलंका निम्नलिखित में से बहुसंख्यक वर्ग कौन सा? सिंहली भाषा वाले बहुसंख्यक वाले हैं। आगे दिया है, निम्नलिखित में से संघीय राज्य नहीं है। तो संघीय राज्य कौन सा नहीं? दिल्ली। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया है किसमें? पंचायती राज व्यवस्थाओं में। भारत की पंचायती राज की स्थापना कब होती है? तो भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 में होती है। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितने भैया? 28 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के उल्लेखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समीपवर्ती सूची शामिल होता है? तो शिक्षा। शिक्षा क्या है? वह विषमवर्ती सूची में शामिल है। ग्रामीण स्तर पर संचालन प्रशासन को क्या कहते हैं? स्थानीय प्रशासन। आंसर नहीं दिखने चाहिए, अच्छा नहीं लगता, ठीक है, अच्छा दिख जाता है। वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली में केंद्र शासित प्रदेश है और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो बोलेंगे कितना? 8 है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान रखिएगा, 8 केंद्र शासित राज्य हैं। आगे दिया है अगला क्वेश्चन, कौन सा भैया? इसका संघात्मक शासन प्रणाली के अधिकारों का विभाजन। देखो, संघात्मक शासन प्रणाली के अधिकारों का विभाजन जो है उसके बारे में हम लोग देखें तो इसका सही उत्तर कौन हो गया? क वाला हो गया। केंद्र और राज्य के मध्य में होता है।
संघात्मक शासन प्रणाली के अधिकारों का जो विभाजन हुआ, जिसमें केंद्र और राज्य की बात होती है, केंद्र और राज्य के रूप में बांट दिया गया। अगले क्वेश्चन पे बारे में बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में हम लोग ये देखेंगे, कौन सा है भैया? प्रांतीय देखिएगा, प्रांतीय प्रशासन का संचालक कौन करता है? जो प्रांत का जो प्रशासन है वह मुख्यमंत्री करता है, आपको सबको मालूम है भाई। जैसे उत्तर प्रदेश है, योगी जी कर रहे हैं, तो जो प्रांत होता है, प्रांत माने होता है राज्य, राज्य का जो संचालन करता है, वहाँ पर चलाने वाला जो काम होता है वह मुख्यमंत्री का होता है। किसका होता है? मुख्यमंत्री का होता है। संघात्मक शासन प्रणाली के अधिकारों का विभाजन किसके? केंद्र एवं राज्यों की इकाइयों के मध्य होता है। प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। अगले क्वेश्चन पे बारे में बात करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? तो कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? मुद्रा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हुई हैं? तो किसको प्राप्त हुई हैं? कौन सा प्राप्त हुआ? कौन सा? ख वाला, किसका? संघ को प्राप्त हुई हैं। आगे दिया है, समवर्ती सूची के संबंधित विषय नहीं है। समवर्ती सूची के संबंधित विषय नहीं है। कौन सा ऐसा है जो समवर्ती सूची के विषय संबंधित नहीं है? तो चलो इसका सही उत्तर कौन हो गया? विदेशी मामले। कौन सा भैया? विदेशी मामले। समवर्ती सूची के संबंधित विषय नहीं है, तो समवर्ती सूची के विषय के संबंधित कौन सा संबंधित नहीं है? ये विदेशी मामले। आगे देखिएगा, आगे कह रहा है, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा कौन है? हिंदी है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बहुत अच्छी क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी है? सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है, सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची में है? तो संघीय सूची में किसको नहीं रखा गया है? रक्षा को नहीं रखा गया है। आगे देखिएगा, कह कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, संघीय राज्य नहीं है, तो कौन सा ऐसा है जो संघीय राज्य नहीं है? तो देखिएगा, संघीय राज्य नहीं, संघीय राज्य तो हाँ, संघीय राज्य कौन सा नहीं है? तो दिल्ली नहीं है, दिल्ली नहीं है। आगे देखिएगा, काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियों में किसका प्रतीक है? अश्वेत शक्ति का। किसका? अश्वेत शक्ति का। करेक्ट। अमेरिका सामाजिक विभाजन के कारण कौन थे? अमेरिका में सामाजिक विभाजन जो हुआ है उसका कारण, मुख्य कारण था श्वेत और अश्वेत, श्वेत और अश्वेत। चलो भाई, सामाजिक विभाजन की राजनीतिक का परिणाम कितनी चीज़ों पर निर्भर करता है? कितने पर निर्भर करता है? तो हम लोग बात करेंगे किस पर? हम लोग बात करेंगे 3 पर निर्भर करता है। लोकतंत्र का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लोकतंत्र का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? उपर्युक्त सभी, मतलब विविधता को समाहित करना, विभिन्नता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना। कितनी अच्छी बातें लिखा है। समरूप समाज बनाने का प्रयास करना, समरूप समाज बनाने का प्रयास करना। चलो भैया, अगला क्वेश्चन, सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू होता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू होता है, इसके बारे में ध्यान से देख लीजिएगा। तो कह रहा है कौन सा क्वेश्चन भैया? इसमें चारों अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इसका सही उत्तर कौन सा? घ वाला। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यही एक गलत है, बाकी सब सही है और गलत वाला ही उत्तर है। ठीक है। महिलाओं की समाज की बराबरी की मांग आंदोलन क्या कहलाता है? उसे, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को नारीवाद कहते हैं। भारत की विधेयिका महिलाओं का प्रतिनिधित्व का अनुपात क्या है? कितना है भैया अनुपात इसका? बहुत ही कम है। आगे देखिएगा, गांधी जी की मान्यता थी कि राजनीतिक धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों को निर्देशित होनी चाहिए। गांधी जी आगे बोल रहे हैं कि धर्म की समुदाय का कार्य करता है,
का काम करता है। ये मान्यता किस प्रकार आधारित है? सांप्रदायिकता पर आधारित है, धर्म पर नहीं है, न तो संप्रदाय पर है, न तो समुदाय पर है, सांप्रदायिक। आगे क्वेश्चन होगा अगला। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा भैया? लोकतंत्र की जड़ें किस प्रकार मजबूत होती हैं? लोकतंत्र की जड़ जो होती है वह किस प्रकार मजबूत होती है? तो लोकतंत्र की जड़ जो होती है वह किस प्रकार मजबूत होती है? लोकतंत्र का, हाँ ठीक है, लोकतंत्र की जड़ें किस प्रकार मजबूत होती हैं? जन आंदोलन द्वारा। आंदोलन जनता की दबाव समूह है की द्वारा भागीदारी निर्भर करता है किसका? दबाव समूह। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा। दबाव समूह सरकारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करता है? यह देखिएगा, दबाव समूह जो होता है सरकारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करता है? इसको किस प्रकार? एकजुटता द्वारा। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? सरदार सरोवर बांध परियोजना से है। अगला क्वेश्चन, नेपाल के लोकतंत्र की स्थापना कब होती है? 2008 में होती है। कह रहा कि लोकतंत्र की जड़ें किस प्रकार मजबूत होती है? जन आंदोलन द्वारा। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया। आगे देखिएगा, आंदोलन जनता की भागीदारी निर्भर करती है किस पर? दबाव समूह पर। यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। अच्छा, एक यही क्वेश्चन फिर से आ गया। एक मिनट, नर्मदा बचाओ, रुक जाओ एक मिनट, एक क्वेश्चन बार रिपीट हो गया। चलो यहाँ से देखिएगा, बात हम लोग करेंगे कौन सा भैया? लोकतंत्र सामान्य अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। अन्य समान क्या है? अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। क्या है? विश्व में 100 से अधिक देश ऐसे हैं जो लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं। तानाशाही पर कौन विश्वास करेगा? हैं? किंग जोन यही है जो तानाशाही की बात करेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का अधिकार प्राप्त होता है। कैसा अधिकार प्राप्त होता है भाई? अपनी सरकार चुनने का अधिकार प्राप्त होता है लोकतंत्र में। अगला, मानवाधिकार दिवस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिक क्या होते हैं? एक समान होते हैं। सभी नागरिक क्या होते हैं? लोकतंत्र में सभी लोग समान है भाई, अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे किसी जात किसी धर्म से हो, किसी मजहब से हो, लेकिन बात यह है कि लोकतंत्र में सभी लोग क्या होते हैं? एक समान होते हैं। अगला है, शिकायतों का बना रहना लोकतंत्र की क्या है? सफलता है। आगे देखिएगा, हम लोग बात करेंगे निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही लोकतंत्र की प्राथमिकता दी गई है? पाकिस्तान को छोड़ करके। बाकी नेपाल में भी, श्रीलंका में भी, भारत में भी लोकतंत्र की प्राथमिकता दी गई है। सिर्फ किसको छोड़ करके? पाकिस्तान को छोड़ करके। पाकिस्तान में कहाँ है? सेना के हाथ में है सब कुछ। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन को कहते हैं। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को असमानता बनी रहती है। लोकतांत्रिक में क्या होता है? असमानता बनी रहती है। देखो भाई, असमानता को बारे में किसका अध्ययन को बताते हैं? लोकतंत्र बनी रहती है। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन। भारत में मताधिकार, वोट देने का अधिकार कितना है? 18 वर्ष है, सबको मालूम है इस क्वेश्चन को। हम लोग बात करेंगे अगला क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है? जो प्रत्येक व्यक्ति की जो आय होती है उसे क्या, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि एक देश में वस्तुओं के सेवाओं पर अर्जित आय एक देश के आधे से अधिक सामान्य निवासी द्वारा अर्जित आय राष्ट्रीय आय से जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए प्राप्त आय भाग देकर जो प्राप्त हुआ है उसी को बोलते हैं। ये ग वाला इसका उत्तर सही उत्तर है। ग वाला क्या है? इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट को तैयार करता है? बहुत अच्छा है। मानव विकास की रिपोर्ट को तैयार करने वाला कौन है? मानव विकास को
निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ऐसा है जो मानव विकास को रिपोर्ट को तैयार करता है? वह कौन सा है? वह यूएनडीपी है। वह यूएनडीपी है। अगला है, निम्नलिखित में से औसत आय भी कहते हैं। किसको औसत आय किसको कहते हैं? सभी को कहते हैं। उपर्युक्त प्रति व्यक्ति आय को बोलते हैं औसत आय। प्रति व्यक्ति की आय को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? औसत आय भी कहते हैं। निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा है? अधिक ऊंचा है, भारत से अधिक ऊंचा है, वो कौन सा है? श्रीलंका। भाई देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति आय सर्वाधिक है? प्रति आय, अगर धनी की बात करें, सबसे प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक किसकी है? किसकी है सबसे अधिक आय? तो इसमें से हरियाणा की है। बहुत छोटा है भी। आगे, निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है? किस देश की स्थिति अन्य से, सभी से, इन सभी देशों में से सबसे अधिक स्थिति किसकी बेहतर है? मतलब मानव विकास सूचकांक के लिहाज से, मानव विकास सूचकांक के आधार पर किसकी स्थिति सबसे अच्छी है? तो म्यांमार की स्थिति क्या है? सबसे अच्छी है इसमें। आगे देखिए, किस देश में विकास को सर्वाधिक करने का आधार माना गया? तो किसको भी? स्वास्थ्य और शिक्षा पर, प्रति व्यक्ति आय पर, व्यक्तियों के साक्षरता पर, स्तर पर, इसमें से उपर्युक्त सभी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? तो भैया ब्राजील, भारत, फ्रांस, बांग्लादेश, इसमें से कौन सा विकसित देश है? तो विकसित देश है फ्रांस। मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 119। मानव विकास रिपोर्ट में 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 130वां स्थान प्राप्त है। अगला, भारत में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले दो राज्य बताइए। दो राज्य, एक तो पहली बात ये है, क्या बोलते हैं, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक होता है उड़ीसा में, और कौन सा? मध्य प्रदेश में। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है? तो कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो सबसे अधिक रोजगार देता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्राथमिक क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है। निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न रोजगार के नाम से जाना जाता है? प्रच्छन्न रोजगार, बहुत बढ़िया, प्रच्छन्न रोजगार के नाम से जाना जाता है। इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसका सही, अल्प रोजगार को हम लोग प्रच्छन्न रोजगार कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजन होता है, तो इसे कहते हैं, वो कौन सा? उद्यमों की स्वामित्व का। अगला है, अगला क्वेश्चन ये है, दिग्गया क्या कह रहा है? एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया का उत्पादन कहा जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया का उत्पादन सम्मिलित है, वो कौन सा? प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना चलाई गई है कब? 2005 में। जीडीपी से तात्पर्य क्या है? जीडीपी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, ग वाला सही उत्तर है। आगे बात करेंगे, हम लोग कह रहे हैं कि सेवा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है? तो किस क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है? तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत जो कृषि है भाई, कृषि है। प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि है। कृषि नहीं तो कुछ नहीं, कृषि है। भारत की जीविका का जो प्रमुख स्रोत है वह कृषि है। भारत के जो जीविका का प्रमुख स्रोत जो है वह कृषि है। भारत की जीविका का प्रमुख स्रोत जो है वह कृषि है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसको कृषि क्षेत्रक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको कृषि क्षेत्रक कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्रक कहा जाता है किसको? प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि क्षेत्रक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार की गारंटी योजना चलाई थी? यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया 2005। अरे जीडीपी, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। प्राथमिकी, 1 मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हम लोग बात करेंगे विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? तो विदेशी व्यापार दो देशों के मध्य होता है। जो विदेशी व्यापार होता है वह दो देशों के मध्य होता है, ये बात को याद रखना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन अभी आया था किसमें, क्या बोलते हैं उसको, ये जो अभी प्री बोर्ड हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन दिख गया था, ये क्वेश्चन उसमें दिख गया था। देखिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें, बहुउद्देशीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं। बहुउद्देशीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं, बहुउद्देशीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं, क्या बोलते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो 1 जनवरी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो यह हुई कब लल्ला? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कितने में हुई? 1 जनवरी 1995 को हुई थी। चलिए आगे, निम्नलिखित में से किस में से उत्पादन का साधन है? पूंजी में से उत्पादन का साधन कौन है? पूंजी। आगे देखिए, कह रहा है कि विश्व के देशों में बहुउद्देशीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है, वह कौन सा है? तो सामान्य मार्ग कौन सा? नए कारखानों के स्थापित करना, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, स्थानीय कंपनियों को साझेदारी करना। अरे इसी आधार पर, इसी प्रोजेक्ट पर मोदी जी काम करते हैं भाई। नए कारखानों की स्थापना, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, बेच देना, और स्थानीय कंपनियों की साझेदारी करना। तो कहने का मतलब क्या? स्थानीय कंपनियों की से साझेदारी करना। ये विश्व के देशों के बहुउद्देशीय कंपनियों के द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग कौन सा है? तो स्थानीय कंपनियों के में साझेदारी करना। देखिए, वैश्वीकरण के जीवन स्तर का सुधार की सहायता पहुंचाई है। वैश्वीकरण से जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई गई है। इसमें कौन सही उत्तर है? इसका सही उत्तर विकसित देशों के लोगों के। आगे क्वेश्चन कह रहा, सर्वप्रथम विश्व संगठन WTO किसके द्वारा शुरुआत किया गया? विकसित देशों के द्वारा। विश्व व्यापार का संगठन की स्थापना कब हुई थी? जिनेवा में। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें कि निम्नलिखित में भारत के प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? किसका आयात करता है? भाई देखो, चाय का, जूट के सामान का, कच्चा तेल, कच्चा पेट्रोलियम। देखो, आयात का माना होता है लेना और निर्यात का माना देना। निर्यात माने देना, आयात माने लेना। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार का संगठन का क्या है? जिनेवा में। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में हुआ? भारत में उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में हुआ? तो उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में हुआ? उपभोक्ता जागरूकता के रूप में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ 1986 में। सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? यह अक्टूबर 2005 में हुआ। एक मार्क किस वस्तुओं के प्रमाणित चिन्ह है? तो एक मार्क किसका प्रमाणित चिन्ह है? खाद्य पदार्थ का। तो भाई इसके साथ ही ये हम लोग के 20 नंबर के ये सब कंप्लीट होता है। ये सभी को अच्छे से, इसको आप दोबारा, एक बार नहीं कई बार इस वीडियो को आपको मतलब स्पीड को बढ़ा करके, और स्पीड को जब भी बढ़ाना तो 2 पर मत देखना, 1.5 पर देखा करिए। 1.5 पे बेस्ट होता है, उससे अधिक होने पर पता नहीं चलता है। वैसा भी दिमाग इतना छोटा होता है, कहाँ से पता चलेगा? इसीलिए कहते हैं ना कि बहुत मतलब 1.5 पर देखा करिए, दोबारा देखा। और कई बार इस वीडियो को देख करके 20 नंबर को क्लियर करके अपने सोशल को बहुत अच्छा और मजबूत और बहुत स्ट्रांग बनाइए। चलिए ठीक है, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए।
मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें आपको समझ में आई होगी। आपने जितनी भी चीज़ें पढ़े हैं अच्छे से सीख लिए हैं। चलो, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। लल्ला।